सेंटर की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ ग्वालियर से आ रही, जहां पे सवारी बैठाने को लेकर बस स्टाफ में विवाद हुआ है। आरोपियों ने बस के चालक और क्लीनर से मारपीट की है। आरोपियों ने बस में जमकर तोड़फोड़ की है। दिल्ली में सवारी बैठाने को लेकर विवाद हुआ था और ग्वालियर पहुंचकर तोड़फोड़ की, मारपीट हुई। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बस स्टाफ के बीच विवाद का मामला सामने आया। दरअसल दिल्ली में बस स्टाफ का सवारियों को बिठाने को लेकर कुछ विवाद हुआ था। ग्वालियर पहुंचकर इसी का बदला लेने के लिए आरोपियों ने बस ड्राइवर और बस क्लीनर के साथ जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, आरोपियों ने बस में जमकर तोड़फोड़ भी की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोले के मंदिर में सिमको चौराहे पर एक यात्री बस में जो है तोड़फोड़ और मारपीट की घटना की रिपोर्ट दर्ज की गई। फरियादी जो है अनिल शर्मा है, बस में कंडक्टर है। इनकी बस जो है बड़ा मलेरा से दिल्ली चलती है और दिल्ली से बड़ा मलेरा चलती है। दिल्ली के जो सराय काले खां बस स्टैंड पर बस की सवारी को लेकर जे.एस. ट्रेवल्स के मैनेजर देबू तोमर से इनका विवाद हो गया था। उसी बात पर देबू तोमर व अपने दो अन्य साथियों के साथ बस को जहाँ सिमको किराए पर रोका उसने, और इनको इनकी गाड़ी के जो सामने के गिलास, साइड के गिलास, इनके मोबाइल, करीब 1,75,000 रुपए की गाड़ी में नुकसान कर गाली गलौज करी, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। अनिल शर्मा की रिपोर्ट पर से जो है देबू तोमर व उसके साथियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में घटना में जो भी नुकसान हुआ है उसका नुकसानी पंचनामा बनाया गया है। देव श्रीमाली हमारे वरिष्ठ सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। देव सर, अक्सर प्राइवेट बसेस के ड्राइवर और कंडक्टर के बीच एक कॉम्पिटिशन सा रहता है, जिसका खामियाजा सवारियों को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये भी मामला वैसा ही है। दरअसल जो प्राइवेट बस के जो कंडक्टर ड्राइवर रहते हैं उन पर प्रेशर रहता है कि वो उनमें इतना कंपटीशन रहता है कि सवारियां ज्यादा से ज्यादा बिठा के लाई जाएं। ग्वालियर से जो दिल्ली बसें जाती है ग्वालियर होके, तो ये अगल बगल के क्षेत्रों से इनका परमिट होता है। एक बस बड़ा मलेरा यानी छतरपुर से दिल्ली की जाती है और इनके ही एक और रिश्तेदार है, उनकी बस भी वहां दिल्ली जाती है। और सराय काले खां पर इनको सवारियों को भरने को लेकर विवाद हुआ था। वहां भी काफी झगड़ा हुआ था, लेकिन वहां जो आसपास के लोग थे उन लोगों ने बीच बचाव करके उस मामले को शांत करा दिया था। लेकिन जो देबू तोमर है और उसके बस स्टाफ है, उन्होंने वहां इनको धमकी दी थी कि ग्वालियर पहुंचने पर हम तुमको देख लेंगे, और उन्होंने अपनी धमकी को साकार करके भी दिखा दिया, दुस्साहस का परिचय देते हुए। जैसे ही बस ग्वालियर में एंटर हुई, उन्होंने बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से उस पर रोड डंडों से हमला बोला, स्टाफ को पीटा, उनके मोबाइल तोड़ दिए और उनके सारे कांच तोड़ दिए। ये वीडियो में एक्सक्लूसिव दिखा भी रहे हैं इस पे। और सवारियों को अपनी जान बचाने के लिए सीटों के नीचे घुसना पड़ा, भागना पड़ा और जैसे तैसे उनकी जान बची। अब पुलिस इसमें केस दर्ज करने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कह रही है। कितने लोग इस पूरे मामले में उनका इन्वॉल्वमेंट था? देखिए कम से कम 4 लोग तो थे ही, लेकिन माना जा रहा है कि जो लोग इनको नहीं देख पाए और भी कुछ लोग होंगे आसपास में जो बाहर से हमला कर रहे होंगे, क्योंकि गाड़ी की जिस तरह से तहस नहस किया गया है उसमें सिर्फ 4 लोग इतने कांच नहीं तोड़ सकते हैं। बिल्कुल। और स्टाफ के साथ मारपीट भी की गई है, सबके मोबाइल भी तोड़ दिए गए हैं, तो सिर्फ 4 लोग नहीं कर सकेंगे। अभी 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। उसके बाद 2 लोगों के नामजद हुआ है, 2 अज्ञात हैं, लेकिन जब वो पकड़े जाएंगे तो बाकी के नाम भी इसमें आएंगे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है आसपास का, ताकि सही स्थिति समझ में आ सके। तो कुल मिलाकर हर एक एंगल से पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। देखना होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पे सीएम विष्णुदेव साय का मुंबई दौरा। 2 दिन के मुंबई दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। बिजनेस लीडर्स से मुलाकात करेंगे। सीएम राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 दिवसीय मुंबई दौरे पर है। स्टील और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बिजनेस लीडर्स के साथ सीएम की मुलाकात है और इस मीटिंग में राज्य में निवेश के लिए राज्य के मुख्यमंत्री बिजनेस लीडर्स को प्रोत्साहित करेंगे। उन्हें बताया जाएगा कि किस तरीके से फ्रेंडली माहौल देने की कोशिश बिजनेसमैन को की जा रही है। दिन का मुंबई प्रवास है। आज क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया वालों के साथ कार्यक्रम है, उनके साथ एमओयू भी है और उनके साथ जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में
हम लोग सहूलियत दे रहे हैं, उसके विषय में बात होगी और रेवेन्यू भी होगा। तो टेक्सटाइल के यहाँ पर उद्योग लगेंगे तो बहुत सारे हमारे लोगों को उसमें रोजगार मिलेंगे। और कल एक स्टील समिट है, उसमें स्टील सेक्टर के उद्योगपति शामिल होंगे, उनको भी नए इंडस्ट्रियल पॉलिसी के विषय में बताएंगे और निवेश के लिए उनको आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। उन्होंने इस कायराना करतूत बताया है इसे और कहा कि आतंकियों के मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने कायराना हरकत की है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और जो भी इसमें मृतक हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। और जब भी इस तरह से देश के साथ हुआ है उसका करारा जवाब देश ने दिया है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2 दिन के सऊदी अरब के दौरे पर थे, उसको छोड़कर रात को ही लौटे हैं और एयरपोर्ट में ही उन्होंने बैठक ली है। तो गंभीरता समझ में आती है, तो निश्चित रूप से इसका भी बदला लिया जाएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते बेमित्रा से जहां पे 500,000 के पुराने नोट मिलने से हड़कंप मचा है। 13,000 रुपए के पुराने नोट मिलने से हड़कंप मचा है। घर तोड़ते वक्त कबाड़ पेटी में पुराने नोट मिले थे। पुराने नोट बदलवाने के लिए दुकान पहुंचे हैं लोग। 1000 और 500 के पुराने नोट मिलने से हड़कंप मचा है। एक किसान अपने पुराने मकान को तोड़कर नया मकान बनवा रहा था। इस दौरान घर में पड़ी पुरानी पेटी मिली और जिसके अंदर 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट रखे गए थे। 13,500 रुपए पुराने नोटों को देखकर लोग हैरत में पड़ गए। लोग इस नोटों को लेकर दुकान में पहुंचे और नोट बदलवाने की गुहार लगाने लगे। जानकारी के मुताबिक एक किसान इन नोटों को छुपा कर रखा हुआ था किसानों ने और वो भूल गया था। क्या है, हमारा एक मित्र है जो खेती किसानी का काम करता है। वो अभी 10 दिन पहले आया था और ये बोला कि भैया मैं अपना पुराना वाला मकान तोड़वा के नया मकान बनवा रहा हूँ। उसी बीच में वो घर का साफ सफाई किया तो उसके अटैची से पुराना दबा वाला नोट 13,500 रुपए का नोट मिला, जिसमें 1,000 का 4 नोट है, बाकी 500-500 का है। उनका ये कहना था कि भैया मैं गरीब आदमी हूँ और ये धोखे से दब गया था, आपका बैंक आना जाना होता है, अगर आपसे ये चेंज हो सकता है तो बदल दीजिए जिससे मेरा रोजी रोटी का कुछ फायदा हो जाए। बोल के मैंने ये नोट रख लिया और मैं कोशिश करूंगा इसको रिजर्व बैंक भेजने का। मेरे को पता चला कि रिजर्व बैंक अभी भी कुछ कमीशन काट के बैंक वापस ले रही है, तो कोशिश करूंगा रिजर्व बैंक अगर वापस ले जाए इसका पैसा उसको फिर वापस करके दे दूँ। शहडोल के तहसील कार्यालय में स्टाम्प वेंडर की मनमानी से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि यहाँ पे स्टाम्प वेंडर लोगों से स्टाम्प पेपर की मनमानी और तय कीमत से ज्यादा रकम वसूल रही है। प्रशासन भी इन पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, जिसके चलते लोगों को और ज्यादा परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि शपथ पत्र बनवाने के लिए स्टाम्प पेपर का इस्तेमाल होता है। लोगों का आरोप है कि वेंडर कभी 70 तो कभी 100 रुपए की कीमत वसूल रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई मामला हमारे संज्ञान में नहीं है। जो भी वेंडर रजिस्टर्ड वेंडर हमारे यहाँ पे चालान के माध्यम से राशि जमा करते हैं, जितनी राशि का चालान जमा किया जाता है उतनी राशि का उनको टिकट और स्टाम्प उपलब्ध कराए जाते हैं। अभी क्या स्थिति है किस संबंध में? यही आपूर्ति के संबंध में? अभी हमारे यहाँ पे कोई कमी नहीं है। जुडिशियल नॉन जुडिशियल दोनों हमारे यहाँ पे ट्रेजरी में स्टॉक में है। जो जैसे वेंडर डिमांड करते हैं चालान के माध्यम से राशि जमा करके उतनी राशि का उनको स्टाम्प और टिकट उपलब्ध कराई जाती है। जुडिशियल नॉन जुडिशियल दोनों। देखिए, पहले तो ये है कि शासन ने लोक सेवा के माध्यम से आजकल नकल इत्यादि की प्रक्रिया चालू कर दी है, तो उस वजह से इस पे सरकार जो है स्टाम्प्स की अवेलेबिलिटी भी कम कराती है। हमारे पास बहुत बार शिकायत आई है कि जितनी डिमांड है स्टाम्प्स की उतना ज़्यादा डिमांड स्टाम्प अवेलेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई मिसमैच की वजह से जो है कई बार वो इन्फ्लेट करते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा लोग मांग रहे हैं तो मनमाना प्राइस की मांग की जाती है और जब शिकायत आती है हम उस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करते हैं। कारण ये है कि अपन चालान जमा करते हैं तो चालान जमा करने के 10 दिन बाद हमको स्टाम्प प्रदाय होता है, उसमें कुछ देरी हो जाती है, इस कारण से, बाकी और कोई बात नहीं। ये भी आरोप है लोगों को कि
महंगे दामों में मिल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, महंगे दामों में भी नहीं है। हम तो नहीं करते हैं, बाकी लोग करते होंगे, नहीं मालूम, हम नहीं लेते हैं। कहाँ से आपको स्टाफ? कोषालय से मिलता है, कोषालय से, जिला कोषालय वो हो गया, कोषालय से मिलता है कि मतलब आज नहीं, कल नहीं, परसों निकलेगा। अपन पूछ के चले जाते हैं, अपन गए पूछे भैया स्टाम्प निकला है, नहीं निकला है, कब निकलेगा, बस 2 दिन बाद निकलेगा, हो गया। इसी अभी नहीं है, अभी नहीं, बैलेंस नहीं है हमारे पास। जी, आज मैं आया था नकल का आवेदन लगाने ये अभिलेखागार में, तो उसमें टिकट की आवश्यकता पड़ी, तो मैं स्टाम्प टिकट लेने आया था। कहाँ आए थे? ये तहसील कार्यालय में, जो 10 का स्टाम्प 15 रुपए में मिलता है। ये देखिए, स्टाम्प 10 रुपए का और 15, वो तो वैसे हमेशा लेते हैं इसलिए, नहीं तो 20 से कम में नहीं देते कोई। ये कहाँ से लिया आपने? ये कार्यालय तहसील से। यहाँ पे पीछे? जी, स्टाम्प बिल्डर से? जैन जी के यहाँ से। हैं? जैन जी के यहाँ से। तो क्या बोले वो बोले कि हम तो 20 में देते हैं, लेकिन आप हमेशा आते हो तो 15 रुपए दे दीजिए। अच्छा, हमेशा आप लोगों के साथ ऐसा ही होता है? जी, हमेशा और जैसे बोलते आप कहीं भी पता कर ले, इससे कम में नहीं मिलेगा। अच्छा, जो बड़ा वाला स्टाम्प लेते हैं, जो 50 वाला और 50 वाला में तो 30 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं, 100 वाले 80 का देते हैं, 100 वाला 150 का। देखिए, सबसे ज़्यादा स्टाम्प की जो मांग होती है, 50 रुपये मूल्य के स्टाम्प की मांग ज़्यादा होती है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि अपना संभागीय मुख्यालय होने के बावजूद स्टाम्प की जितनी पूर्ति होनी चाहिए उतनी पूर्ति नहीं हो पा रही है। उससे कालाबाजारी होती है और 50 की स्टाम्प लोगों को कभी 100 में मिल पा रहा है, कभी 70 में मिल रहा है, कभी 80 में मिल रहा है। ये कष्टदायी पीड़ा है ये। अगर स्टाम्प बिल्डरों को बराबर समय पे स्टाम्प मिलता रहे, पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे, तो मेरे ख्याल से लोगों को सही मूल्य पे स्टाम्प भी मिलेगा और किसी को कोई किल्लत नहीं होगी। इस समय हम मौजूद है शहडोल जिले के तहसील कार्यालय में। आपको हम बता दें कि तहसील कार्यालय में जो भी पक्षकार आते हैं, चाहे वो शपथ पत्र के लिए या अभी जो भी राजस्व कार्यों के लिए आते हैं, उन्हें स्टाम्प की सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है। लेकिन पक्षकारों का आरोप है, साथ ही वकीलों का भी ये कहना है कि जो भी स्टाम्प मिल रहे हैं यहाँ, जो भी शासन द्वारा निर्धारित कीमत उनकी की गई है, उस निर्धारित कीमत से कहीं ज़्यादा पैसे लेकर स्टाम्प दिए जाते हैं, जिसके चलते पक्षकार परेशान है। कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें स्टाम्प भी प्राप्त नहीं होते, जिसके चलते पक्षकारों के जो कार्य होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते और पक्षकार तहसील कार्यालय में यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं। अब देखना यह है कि शासन जो है, प्रशासन जो है, इस मामले में क्या कार्रवाई करता है, जिससे पक्षकारों को स्टाम्प निर्धारित कीमत पर मिल सके और उनका काम सुचारू रूप से हो सके। शहडोल से एनडीटीवी के लिए विनय तिवारी की रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद है शहडोल के तहसील कार्यालय में। यहाँ पर यदि अक्सर शिकायतें आ रही हैं कि जो स्टाम्प होते हैं, जो रसीदी टिकट होते हैं, वो जो निर्धारित शुल्क है, शासन द्वारा निर्धारित शुल्क दिया गया है, उसके एवज में अधिक पैसे लिए जाते हैं। हमारे साथ कुछ साथी पक्षकार हैं, हम इस चर्चा करते हैं। यहाँ पर स्टाम्प कैसे होता है, किस रेट? मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और यहाँ जब भी हमारे क्लाइंटों को ज़रूरत पड़ती है स्टाम्प की, टिकट की, तो उनके द्वारा हमको बताया जाता है कि साहब 10 रुपये का स्टाम्प 12 रुपये 15 रुपये में देते हैं और टिकट भी इसी तरह से देते हैं। तो इस पर सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन की जो नीतियां हैं उसको ये लोग बदनाम करने के कुत्सित उद्देश्य रखते हैं, ऐसा मुझे परिलक्षित होता है। किन दर के स्टाम्प में ऐसा देखा जाता है? अभी तक तो जो बताए तो अधिकतर 10 रुपए के टिकट और स्टाम्प 50 रुपए के जो शपथ वगैरह में लगता है, ऐसा उन्होंने बताया कि साहब उसमें 10% एक्स्ट्रा जोड़ के मांगते हैं और जब नहीं देते हैं एक्स्ट्रा तो कह देते हैं कि हमारे पास स्टाम्प भी नहीं है। अब उसके विषय में हम उन लोगों से कहते हैं कि भाई आप को इससे कितनी दिक्कतें होती है? जो गांव से आते हैं, शपथ पत्र बनवाने आते हैं, कोई राजस्व का काम होता है, तहसील में आवेदन लेना होता है, जिसमें तहसील राजस्व टिकट लगती है, उनके कार्य के अनुसार नहीं हो पाते, कितनी दिक्कतें आती हैं? सर, वो जो गांव से लोग आते हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ के संबंध में जानकारी उनको नहीं होती, तो वो स्टाम्प जब लेने जाते हैं उनको परेशान करते हैं।
और अब बात करते हैं मंडला के, जहां पे प्रचंड गर्मी के बीच आग की घटना से बचने के लिए कान्हा नेशनल पार्क में खास इंतजाम किए गए हैं। प्रबंधन इन दिनों मैनुअली और मशीन दोनों ही माध्यम से जंगल को आग से बचाने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है। रेंज अधिकारी, बीट गार्ड और कर्मचारी हमेशा जंगल में कैंप लगाकर निगरानी कर रहे हैं। जंगल में आग नहीं लगे और आग से जंगल को बचाने के लिए क्या कोशिश की जा रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, अग्नि जंगल में लगना एक बड़ी ही रेगुलर प्रक्रिया है और इसलिए हमें इसकी पहले से तैयारी करनी पड़ती है। तो ये दिसंबर के महीने से ही लाइन कटाई जलाई का काम होता है, ताकि यदि जंगल में किसी कारणवश आग लग भी जाए तो उसको कंट्रोल किया जा सके। और फिर इस सीज़न में हम फायर वॉचर्स रखते हैं। जैसे कान्हा टाइगर रिजर्व में आप देखा जाए तो कोर और बफर को मिला के लगभग 480 फायर वॉचर्स हमने रखे हैं और उनको हम अभी अच्छे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं, जैसे ब्लोअर है और कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जिनके माध्यम से वो अग्नि को बुझाने का काम करते हैं। अभी तक जो घटनाएं हैं उनकी संख्या 80 से ज़्यादा है और मोस्टली जो अग्नि की घटनाएं हैं वो बफर जोन में हुई हैं। देखिए, गर्मी का वक्त है, लगभग दोपहर में 42 से 42 डिग्री टेम्परेचर है और ये पूरा जंगल सूखा हुआ है। कान्हा टाइगर रिजर्व का ये जंगल, जहाँ पर ये सूखे सूखे पत्ते पड़े हुए हैं ज़मीन में और इनसे जंगल को आग का है बड़ा खतरा। और इस आग से बचाने के लिए जंगल को, कान्हा नेशनल पार्क को आग से बचाने के लिए मैनेजमेंट, पार्क प्रबंधन क्या क्या करता है, कैसे करता है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये फायर श्रमिक है, ये फायर श्रमिक काम कर रहे हैं। ये पत्तों को किनारे कर रहे हैं और ये पत्तों को किनारे करके इसमें आग लगाएंगे और आग को काटेंगे, जिससे ये आग फैले ना जंगल में। ये बड़ा मेहनत का काम है और इनके महत्वपूर्ण काम को कैसे अंजाम देते हैं, क्या करते हैं। हमारे साथ रेंजर साहब हैं, किसली रेंज के हैं, जैन साहब हैं। हम रेंजर साहब से बात करते हैं। सर, ये क्या काम है, किस तरीके से ये काम करते हैं? ये जो आप काम देख रहे हैं अभी, ये जो काम देख रहे हैं आप, ये हमारे फायर श्रमिक है। ये रोड की सफाई कर रहे हैं, रोड से पत्ते हटा रहे हैं, पत्ते इकट्ठे करके ये सारे पत्तों को जलाएंगे। फिर इससे यह उपयोग यह होता है कि जब भी आग लगती है तो इस पार से उस पार नहीं फैलती है, वो एक ही तरफ रोड के आके रुक जाएगी। क्योंकि आप देखिए ना कि तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार पत्ते गिरते हैं, तो इस सुबह से हमारे अग्नि श्रमिक जो है इस काम में लग जाते हैं, लाइन सफाई और लाइन जलाई के काम में, जिससे कि आग ना फैले जंगल में। हमारे साथ कुछ फायर श्रमिक भी हैं। आइए हम बात करते हैं, इन दादा से बात करते हैं। ये क्या नाम है दादा आपका? सेवाराम। सेवाराम जी, हम देख रहे हैं आप बड़ा मेहनत का काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप, क्या है ये रोड सफाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये रोड सफाई? आग लगने के कारण। तो जंगल से आग को बचाने के लिए ये आप रोड सुबह से करते हैं? कितने बजे से क्या करते हैं, कैसा करते हैं, क्या क्या? सुबह से 12 बजे तक। और इसके लिए आपका क्या, इसको क्या कहते हैं? आपका ये इक्विपमेंट्स, ये देखिएगा, ये इनका शस्त्र है रोड साफ करने वाला, इसको क्या कहते हैं? खर्रा। खर्रा कहते हैं जी। और आपके पास क्या पानी की बोतल है, क्या है? ये देखिए, कान्हा प्रबंधन ने इनको पानी की बोतल दी है। ये इसको खर्रा कहते हैं, ये इनका शस्त्र है, जिससे ये पत्तों को साफ करते हैं और पत्तों को साफ करके इनको आग लगाते हैं और ये आग फैले ना, बढ़े ना, इसलिए आग को काटते भी है। इनकी भाषा में आग को काटना कहते हैं। हमारे साथ और भी है। ये दादा, क्या नाम है भैया आपका? जी, शिव प्रसाद जी, आप बताएं कैसा कैसा काम है, क्या करना पड़ता है इसके लिए? अंगार बुझाते हैं सर। अंगार बुझाते हैं, अंगार लगाते हैं फिर बुझाते हैं। तो क्या क्या करना पड़ता है इसके लिए? साफ करते हैं, रोड सफाई करते हैं और साफ करते हैं। इससे क्या होता है ऐसा करने से? जंगल बचता है सर। जंगल बसता है, आग से जंगल बसता है ना। तो देखिए, इन श्रमिकों का कहना बड़ी मेहनत का काम है। ये जंगल को बचाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल इनका गर्मी के समय में है। फायर श्रमिक कहलाते हैं ये। सुबह से आते हैं, रोज इनका काम है सूखे पत्तों को इकट्ठे करना, इकट्ठे करके आग लगाना और ये आग आगे ना जाए उनके उससे, तो उनके आग के क्षेत्र है उससे आग आगे ना बढ़े, उसको आग को काटना, ये महत्वपूर्ण काम है, जिससे ये जंगल 42 डिग्री टेम्परेचर में भी बचा हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप, हमारे पीछे ये ब्लोअर चला रहे हैं। ब्लोअर चलाकर ये सफाई कर रहे हैं, पत्तों को इकट्ठा कर रहे हैं और इस ब्लोअर को चलाने के बाद जब पत्ते इकट्ठे होंगे तो पत्तों में आग लगाई जाएगी। ये ब्लोअर आज के समय में मतलब टेक्नोलॉजी का एक बड़ा एक नया संसाधन है। इससे श्रमिकों की संख्या मतलब एक ब्लोअर कई श्रमिकों का काम करता है और काफ़ी जल्दी ये काम करता है। आग को काबू करने में बड़ा अहम रोल इस ब्लोअर का है। तो आप देख सकते हैं वो लंबा ब्लोअर चला जा रहा है और कान्हा नेशनल पार्क में ऐसे बहुत से ब्लोअर हैं।
ये किसली रेंज है। किसली रेंज में से करीब करीब 50 श्रमिक हैं। ये देखिए 50 श्रमिक हैं और पूरे कान्हा नेशनल पार्क में इसमें कान्हा में ये करीब करीब 500 के आसपास श्रमिक हैं जो पूरे जंगल को आग से बचाने में बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। हम देखते हैं किसली रेंज का एक बड़ा ये ऊंचा स्थान है, पहाड़ी टीले पर है और यहाँ पर आप देखिए ये एक पत्थरों के ऊपर बना है वॉच टावर। वो देखिएगा वॉच टावर आपको ऊपर दिखेगा, वो ऊपर देखिए। हम अपने कैमरा साथी से निवेदन करेंगे कि वो वॉच टावर को क्लोज भी करें। ऊपर उसमें 2 लोग बैठे हुए हैं, वो 2 लोग बाइनोकुलर से पूरे एरिया को वॉच कर रहे हैं। उनका ये है कि उनको धुएं की कहीं लकीर दिखेगी तो वो अलर्ट करेंगे। और वो कौन लोग हैं, कहाँ के लोग हैं, वैसे तो उनको लोकल लोगों को इस पे वॉच टावर पे बिठाया जाता है जो इस जगह का पूरा परिक्षेत्र का पूरा परिदृश्य जानते हो, जगह कहाँ है कैसी है। आइए हमारे साथ एक जंगीला जी हैं फॉरेस्ट विभाग के, हम इनसे समझते हैं। सर ये कितने ऊंचे पर बना है ये टावर? ये फिर भी 40 से 50 फीट ऊपर बैठे हुए हैं। इसमें ये कौन लोग बैठे हैं और क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, इनको जगह का पता कैसे चलता है? ये हमारे फायर वाचर श्रमिक होते हैं जो ये स्थानीय लोग होते हैं। इनको हर चप्पा चप्पा जंगल का पता होता है क्योंकि ये लोकल लोग हैं और इनको जब जैसे ही उच्च स्थान से नीचे स्थान पे धुआं दिखता है तो ये आसानी से हमें वायरलेस के माध्यम से सूचना देते हैं कि सर यहाँ पे धुआं उठ रहा है। इस स्थान का नाम बताते हैं और इस जगह पे आप पहुंच जाइए, यहाँ पे धुआं उठ रहा है। तो हम अपनी टीम को वाहन से लेके वहाँ पहुँचते हैं और जल्द से जल्द आग को कंट्रोल कर लेते हैं। तो देखा आपने, जंगीला जी ने बताया कि ये लोकल के श्रमिक होते हैं, लोकल के लोग होते हैं जो इस परिदृश्य के परिक्षेत्र का पूरा चप्पे चप्पे से वाकिफ होते हैं, जिनको मालूम है कि धुआं अगर यहाँ से उठ रहा है तो वो जगह कौन सी है और वायरलेस सेट से यहाँ से अपने उच्च अधिकारियों को मैसेज करते हैं और वहाँ से आग बुझाने वाली टीम रवाना होती है। और इसके अलावा सैटेलाइट भी एक माध्यम है। आज के युग में, कंप्यूटर और डिजिटलाइज युग में, एक सैटेलाइट भी माध्यम है एक आग को देखने का, कि सैटेलाइट से भी इनको पता चलता है। विभाग के सारे अधिकारी, बड़े अधिकारी सैटेलाइट से जुड़े होते हैं जो समय समय पर जिस भी जंगल में, जिस भी जगह पर आग दिखती है, धुआं निकलता है, वो सैटेलाइट से उनको अलर्ट करता है और इनकी टीम वहाँ आग बुझाने के लिए रवाना होती है। और अब चलिए बात करते हैं सरगुजा की, जहां पे भीषण गर्मी शुरू होते ही ग्रामीण इलाकों में जल संकट मंडराने लगा है। पेयजल के लिए ग्रामीण यहां पे जद्दोजहद कर रहे हैं। अंबिकापुर शहर से लगे ग्राम पंचायत भदियाचुआ में लोग पेयजल की संकट से जूझ रहे हैं। उन्हें पीने के पानी के लिए काफी मशक्कत करना पड़ रहा है और 1 से 2 किलोमीटर की दूरी तय करके पीने के पानी को लाने जाना पड़ता है। दरअसल ग्राम पंचायत में 2 हैंडपंप भी है, जिसमें से एक हैंडपंप गर्मी के दिनों में पूरी तरीके से सूख जाता है। लिहाजा पूरे गांव को एक ही हैंडपंप पर निर्भर होना पड़ता है। जल जीवन मिशन योजना के तहत इस ग्राम पंचायत में भी नल लगाया गया है, लेकिन 2 साल बीत चुके हैं, फिर भी नल से जल नहीं आता है। अब भीषण गर्मी शुरू होती पेयजल की समस्या भी शुरू हो गई है। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि जहां से वो पानी लाते हैं वहां भी 8 बजे के बाद पानी मिलना शुरू होता है। ऐसे में वहां भी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। पानी की समस्या को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि नगर निगम और प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। पहाड़ के ऊपर बसा हुआ ये ग्राम है बदियाचुआ, महामाया जी के मंदिर के ठीक सामने, ठीक ऊपर की पहाड़ी में। संभव है जल का स्तर नीचे गिरा हो। नगर निगम क्षेत्र से लगा हुआ ये इलाका है और ऐसी व्यवस्थाएं और ऐसे प्रावधान भी हैं कि अगर वहाँ जल स्तर ऐसे स्थानों में गिरे तो नगर निगम की ओर से भी टैंकरों के माध्यम से व्यवस्था की जाए। वहाँ स्थायी तौर पे टैंकर, खाली टैंकर रखे जा सकते हैं और उनको ट्रैक्टर से ले जाके भर के और लगातार पानी उपलब्ध हो सके, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। नगर निगम के पास अगर स्थायी टैंकरों की कमी है तो प्रशासन को तत्काल क्रय करके टैंकर अलग अलग मोहल्लों में रख देना चाहिए और नगर निगम के ट्रैक्टर ट्रॉली जाए या गाड़ियां जाए और उन टैंकों को भर दें ताकि दिन भर पानी वहां पर उपलब्ध रहे। अभी पानी का तो बहुत समस्या है सर। कैसे करते हैं आप लोग? क्या करते हैं, दूर दूर से 1 गुंडी 2 गुंडी ले जाते हैं, गर्मी में उसी में नहाते हैं, उसी में खाना बनाते हैं। क्या करिएगा, एकदम पानी से फोड़ा फुंसी भी हो जा रहा है, पानी नहीं मिलता है। तो यहाँ के सरपंच लोग कुछ नहीं करते हैं? तो अरे कहते हैं तो अब नहीं करते हैं तो क्या करिएगा। क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांग करते हैं? हम लोग यही मांग करते हैं कि पानी हो और बिजली हो। हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए, हम लोग तो अपने मजदूरी करके खा लेते हैं, मगर पानी की तो बहुत समस्या बहुत ज्यादा है। आदिवासी बहुल्य सरगुजा सहित अंबिकापुर में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी का आलाम आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि दिन का तापमान 40 से लेकर 45 डिग्री तक पहुंच जा रही है।
कहीं न कहीं गर्मी से एक और जहां लोग बेहाल हैं, वहीं पेयजल की समस्या भी अब ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जा रही है। मैं इस वक्त अंबिकापुर से लगे हुए ग्राम पंचायत बधियाचुआ हूँ। आप देख सकते हैं इस जगह पे ही एकमात्र साधन इस गांव में पानी मिलने का। छोटे बच्चे से लेकर महिलाएं पानी के लिए दिन में या कहें शाम तक यहाँ पे चक्कर लगाती रहती हैं। दूर दराज से भी पानी की कोई व्यवस्था होने के कारण ग्रामीण यहीं पहुँचते हैं। ग्रामीणों से अपन बात करते हैं आखिर समस्या क्या है और इन्हें किस प्रकार की दिक्कत हो रही है। क्या नाम है आपका? नया साथी। पानी की दिक्कत होती है? बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कौन टाइप का? 7-8 बजे भी नहीं, पानी भी नहीं आवे। उतना से आदमी काम करे जाही कि पानी का इंतजार करे। नल कनेक्शन होई से अभी 3-4 साल पहले का करल है, लेकिन कोई पानी नहीं आते हमें, कनेक्शन ही नहीं है। अच्छा। बस यही एक ठो पानी है जो पूरा बस्ती लाहन पूरा आता है। कितना आबादी हुई है जग के? ये जब बहुते है, पूरा डबरी पानी से भरता है पानी यहाँ। अच्छा। हाँ, और हमारे इधर पूरा नावा बसिंदर कारी माटी पूरा पानी यही इतने पानी है, कहाँ जब पानी नहीं। नल जल योजना के तहत तो नल लगा रही घर है, तुम्हें पानी आता है? नहीं आता है, वो कहाँ बस लगाए के छोड़ी ना है। अच्छा। तो 3 साल होगी ना लड़का यहाँ है, धूप में पानी भरब तब हो ही हो है। तौर पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से ग्रामीण परेशान। हमारे साथ एक और दीदी हैं। दीदी, दिक्कत कब से हो रहा है आप लोगों को पानी का? दिक्कत तो हम लोग को बहुत साल से हो रहा है पानी का। अच्छा। बहुत परेशानी है यहाँ पानी का। और क्या बोलते हैं, गर्मी में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है हम लोगों को पानी के। सरकार से क्या मांग चाहते हैं? हम ये मांग चाहते हैं कि हम नल जल करे और पानी हम लोग को मिले। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चे भी अपने घरों की पानी के लिए यहाँ पर इस गर्मी में और खासतौर पर दोपहर में आप देख सकते हैं बच्चे ही पानी लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो कहीं ना कहीं एक और सरकार दावे करती है कि नल जल योजना के तहत घर घर जल पहुँचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हुए उन्हें पानी दिया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। अब देखना ये होगा कि आने वाला समय में सरकार इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर अगला कदम क्या उठाती है। अपने सहयोगियों के साथ मैं रोमी सिद्दीकी, NTV न्यूज़, अंबिकापुर। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए हमारा खास शो प्रदेश का प्रश्न।